आज हम RBSE 2025 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और उसके साथ ही हम रिवीजन भी करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन जो हैं इस मॉडल पेपर में आए हैं और कौन से आ सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक क्लास होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी इस पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाते रहेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो समय होगा यानी आपको पूरे 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उनको आपको मैं फटाफट बता देता हूँ कि कितने सेक्शन होंगे और कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो सेक्शन ए, इसमें आपको क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 तीन क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन 1 है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, A, B, C, D, इनमें से कौन सा सही है वो आपको चूज करना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे 18 और 1 नंबर का एक होगा तो 18 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको रिक्त स्थान भरो यानी फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। इन क्वेश्चंस की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 6 और 1 नंबर का एक होगा, तो टोटल जो इसके अंक होंगे वो होंगे 6। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उनकी संख्या रहेगी 12 और इसमें आपको 1 लाइनर यानी एक शब्द में उत्तर देना है और या फिर एक लाइन में। तो वैसे क्वेश्चन आएंगे 12, तो इनके अंकों की संख्या हो गई 12। टोटल सेक्शन ए में 36 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, तो सबसे बड़ा सेक्शन है और सबसे इजी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा लिखना नहीं है। सेक्शन बी, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक 10 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा और कुल अंक होंगे 20। इसको आप बोलते हैं शॉर्ट आंसर यानी लघुतरात्मक जो क्वेश्चन होंगे। और इसमें जो शब्दों की जो संख्या रहेगी वो लगभग 50 शब्द। तो 20 नंबर का सेक्शन बी। तो पहला सेक्शन ए 36 नंबर, सेक्शन बी 20 नंबर। फिर आता है सेक्शन सी, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो है क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 17 तक और टोटल क्वेश्चन की संख्या रहेगी 4। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो अंक हो गए 12। तो सेक्शन सी में कितने अंक हो गए 12। और ये लॉन्ग आंसर टाइप यानी दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन होंगे और इनमें जो शब्दों की संख्या है वो है लगभग 100 शब्द। अब आता है सेक्शन डी, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 20 तक 3 क्वेश्चन आएंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल नंबर हो गए 12, तो 12 नंबर का डी। इसमें देखिए कि 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो तो ऐसे यानी निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे, ऐसे टाइप, और एक जो अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 वो मैप के रिलेटेड आएगा। इसमें आपको मैप दिया जाएगा, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो टोटल नंबर आपके हो गए 80। तो इस प्रकार आपका जो प्रत्येक सेक्शन का अंकवार रहेगा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपके पहला क्वेश्चन जो है 1834 में किस राज्य की पहल पर जोल्वेराइन शुल्क संघ स्थापित किया गया था। अगर आपको याद होगा तो ये जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है और उसमें जोल्वेराइन एक संगठन बना था जो कि एक व्यापारिक संगठन था, जिससे व्यापार में जो सीमांक शुल्क लगता था उसको कम किया जा सके एक प्रांत से दूसरे प्रांत पर जाने पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ब, प्रशा। आप पॉज करके अपना उत्तर लगा सकते हैं और फिर मेरे वाले से मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो एक ध्यान रहे, अगली बार क्वेश्चन आ जाएगा काली मृदा किस लिए फेमस है, या तो ये किसके लिए जरूरी है। एक तो ये जो पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, पठारी क्षेत्रों में, और इसमें जो है
कपास बहुत अच्छी होती है, किसके लिए? कपास। इस मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। आप इन चीज़ों को याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया से जो अगले एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उनमें से इनमें से कोई ना कोई आ जाएगा। तो इस मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी या ब, महाराष्ट्र, क्योंकि हरियाणा में तो आपको मिलेगी जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़, जिसको कि कच्छारी मृदा भी कहते हैं। जलोढ़, कच्छारी, ये मृदा पाई जाती है। राजस्थान में आपको रेतीली मृदा मिलेगी। कौन सी? रेतीली मृदा। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया, वो कब इम्प्लीमेंट हुआ, लागू किया गया? ऑप्शन है 1970, 1971, 1972, 1973। सही उत्तर है 1972, क्योंकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हो गया था। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हो गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? देखते हैं, कागज, सीमेंट, स्टील, मोटर गाड़ी। तो सही उत्तर है सीमेंट। ऑप्शन ब है वो सही है, सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत के में प्रमुख साधन है? तो देखते हैं, पाइपलाइन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन। सही उत्तर है ऑप्शन ब, रेल परिवहन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण तकनीक विकसित हुई थी? ऑप्शंस, जापान, इंग्लैंड, चीन, भारत। तो सही उत्तर है ऑप्शन स, चीन। और इंग्लैंड में तो औद्योगिक क्रांति हुई है। क्या हुई है? औद्योगिक क्रांति, ये हुई है इंग्लैंड में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जेम्स वाट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूकोमेन, माइकल वुल्फ, मैथ्यू बोल्टन या फिर ओविल थॉर्न। इसका जो सही उत्तर है वो है मैथ्यू बोल्टन। कौन? ऑप्शन स, मैथ्यू बोल्टन इसका सही उत्तर है। अब इस पे आपको बता देते हैं कि भाप या फिर वाष्प जो इंजन है, इसका जो इनिशियल यानी प्रारंभ में जो बनाया है वो बनाया है न्यू कॉमन ने, न्यू कॉमन। तो ये इसका वैसे आविष्कार करता है, लेकिन इसको परिष्कृत या अच्छा किसने बनाया? इसको बनाया था जेम्स वाट ने। इसको जो आज हम देखते हैं उस टाइप का बना दिया था और इसको पेटेंट किया। किसने? जेम्स वाट ने। और मैथ्यू बोल्टन ने इसको वृहद स्तर पर निर्माण किया था, इसका भाप इंजन का। तो ये याद रहेगा आपको। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें मित्र राष्ट्र यानी उनको बोलते हैं अलाइड कैंप में कौन सा शामिल नहीं था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो सही उत्तर है ऑप्शन स, जर्मनी। बाकी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये थे। जर्मनी के साथ कौन था और इसको क्या बोलते थे? तो इनको बोलते थे केंद्रीय शक्तियाँ, सेंट्रल पावर्स। तो केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से थे? जर्मनी, दूसरा इसमें था ऑस्ट्रिया, हंगरी। कौन सा? ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य था। और तीसरा इसमें ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य इसमें शामिल थे। अब अगला क्वेश्चन, आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस सुंदरी देवी, कैलाश बासिनी देवी, रमाबाई, ताराबाई शिंदे। सही उत्तर है ऑप्शन अ, रस सुंदरी देवी। ये प्रथम महिला है भारत की जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? व्हेन श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंट। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। 1944, 1946, 1948, 1950। सही उत्तर है
1948 ऑप्शन स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है, यानी जो यूनियन लिस्ट है। तो देखो लिस्ट कितनी होती है, 3 सूचियां होती है। पहली हो गई संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, ये बहुत ज़रूरी है, आपका रिवीजन हो जाएगा। तीसरी है समवर्ती सूची, और एक और आती है जिसको रेसिड्यूअरी सूची बोलते हैं। उसमें रेसिड्यूअरी विषय होते हैं जो इनमें तीनों में किसी में नहीं आता, उन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। तो देखते हैं कि संघ सूची इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। इसमें शामिल कौन सा नहीं देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, शिक्षा। तो इसमें जो है ये तीनों मामले, सही उत्तर है ऑप्शन द शिक्षा, क्योंकि शिक्षा जो है वो ये समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का। शिक्षा हो गया, पेन थोड़ा ठीक नहीं चलता है, शिक्षा हो गया, और दूसरा इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, कृषि आ जाएगा। कौन सा? कृषि। ये इसमें आते हैं। राज्य सूची में आपका पुलिस प्रशासन आ जाता है, कानून व्यवस्था आ जाती है, पुलिस आ जाती है, कारागृह आ जाते हैं, जो जेल प्रशासन होता है वो आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है, कारागृह। संघीय सूची में ये सारे आते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, रेल भी आता है इसमें। एक और जोड़ लें, क्या? रेल। तो याद कर लेना इनको। तो शिक्षा इसमें नहीं आता है, बैंकिंग भी आता है इसमें। भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें है? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज संस्थाएं। सही उत्तर है ऑप्शन द, पंचायती राज संस्थाएं। इनमें 1/3 यानी लगभग 33% आरक्षण दिया गया। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में अब तक आरक्षण का प्रावधान नहीं है, केवल पंचायती राज संस्थाएं जिनमें 1/3 आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था है, यानी किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है भारतीय लोकतंत्र में? 1 दलीय, 2 दलीय, बहुदलीय, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन स, बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है? ऑप्शंस लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही, ये सभी। सही उत्तर है, आप पॉज करके अपना उत्तर लगा सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन अ, लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और अंततः जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। राजतंत्र में राजा का शासन होता है, वही राष्ट्र का सर्वेश्वर होता है, और सरकार राजा के प्रति उत्तरदायी होती है। तानाशाही में किसी एक व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन इसमें क्या है, उत्तरदायी सरकार जो होती है वो जनता के प्रति होती है, और यह रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है केवल लोकतंत्र में। विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों के विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, घरेलू आय, निजी आय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ब, प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन, ओके, निम्नलिखित में से करेंसी नोट जारी करता है। तो करेंसी नोट हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र वाले में कि करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो देखते हैं ऑप्शंस, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन बैंक। सही उत्तर है ऑप्शन स, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। ये भारत में करेंसी नोट करने के लिए प्राधिकृत संस्थान है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, सूचना पाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, कीमत में कमी का अधिकार। देखो, उपभोक्ता का कीमत में कमी का अधिकार नहीं है कि वो बोले कि इसकी कीमत अपने हिसाब से करो, ये नहीं है। चयन वो कर सकता है, सूचना पा सकता है कि भाई इसके बारे में क्या चीज़ है, ये क्या है। सुरक्षा का अधिकार भी है कि जो चीज़ हमें मिलती है उससे सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन कीमत में कमी का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था जो है वो है विश्व व्यापार संगठन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। अब जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान भरो। इसमें केवल 6 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के, वियना सम्मेलन 1815 की अध्यक्षता ... ने की। तो किसने की थी, याद है आपको? तो इसकी जो अध्यक्षता की है वो की है ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने। तो याद रहे आपको, इसने की थी। और अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल। तो चावल जो है भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। अगला क्वेश्चन, 2 देशों के मध्य वस्तुओं के व्यापार को कहते हैं, बहुत इजी है, इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय क्या व्यापार, ध्यान रहे। लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ को राय से शासन करना नहीं है। तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुमत की मेजॉरिटी की राय से शासन करना ही लोकतंत्र का तो लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत को और की राय है, को नहीं है, की राय से शासन करना नहीं। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। तो इसमें है प्राथमिक, क्या है, प्राथमिक, यानी प्राकृतिक जो संसाधनों से उत्पादन करते हैं, हम खेती से जो चीज़ें उत्पादित करते हैं, या फिर खनिज पदार्थों का जो हम सीधे खानों या खदानों से निकालते हैं, तो वो प्राथमिक श्रेणी के क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। और जब उस मटेरियल को जो खेतों से प्राप्त होता है या जो खानों से प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं कच्चा माल। उसको जब हम फैक्ट्री में ले जा करके परिष्कृत वस्तुएं बनाते हैं, तो फैक्ट्री में जो काम होता है उसका परिष्करण होता है, उसको द्वितीय क्षेत्रक गतिविधि कहते हैं, उसमें उद्योग आते हैं। और तीसरे क्षेत्रक में उनका मार्केटिंग आती है। अगला, व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है तो आयात कर। इसमें आप कह सकते हैं टैक्स ऑन इम्पोर्ट, जो हम आयात करते हैं तो आयात पर जो कर होता है, आयात जो बाहरी विदेशों से हम सामान मंगाते हैं उस पर जो कर लगाते हैं, आयात पर कर, तो आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे। अति लघुत्रात्मक, यानी इनके उत्तर आप एक शब्द या एक पंक्ति में देना होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेजी से फैली? तो उसका नाम है रिंडर पेस्ट। क्या नाम है? रिंडर पेस्ट। फटाफट इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, उपयुक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो है मार्टिन लूथर का। किसका? मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया? तो कलकत्ता से इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका का संचालन शुरू किया था, उसका नाम था बंगाल, क्या नाम था? बंगाल गजट। बंगाल गजट इसका नाम था। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपको लिखना है इसका उत्तर पश्चिम बंगाल में ये सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया? तो इसका उत्तर होगा मुंबई। उस टाइम इसको बॉम्बे बोलते थे, तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे को कितने खंडों में बांटा गया है? तो आपकी एनसीईआरटी के अनुसार ये खंडों की संख्या है 16। कितने जोन? खंड मतलब जोन, तो 16 जोन्स में इसको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाउ एंड देन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका नाम है ब्रुसेल्स। क्या नाम है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। किसकी? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहा है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा
गांधी ने ये बात कही है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की एक विशेषता लिखिए। तो लोकतंत्र की एक विशेषता, इसमें आपको तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे नंबर 1 नागरिक अधिकार, कि लोकतंत्र में लोगों को सिविल राइट्स मिलते हैं, नागरिक अधिकार है। उसमें आप कह सकते हैं कि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा, तो जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन का संचालन होता है। तो जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन का संचालन होता है। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जो न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये सारी चीज़ें लोकतंत्र के जो है वो लक्षण है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मांग जमा क्या है। तो इसको मिटा देते हैं। मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि बैंक खाते में जमा राशि जिसे जमाकर्ता बैंकों से बिना किसी पूर्व सूचना के निकाल सकता है, उसको कहते हैं मांग जमा। अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। तो ऐसी कंपनियां, थोड़ा सा आप बोल रहा हूँ मैं, देख लेना, पेन ठीक नहीं चल रहा है। ऐसी कंपनियां जो क्या करती है, ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है, उसको क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। कि एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, उन कंपनियों को विदेशी कंपनियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। उत्तर है 1986 में। अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी में। तो इस सेक्शन बी में जैसा कि हमने देखा था, इसमें आपको जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 2-2 नंबर के। कितने के, 2 नंबर के, और शब्द लिमिट होगी 50 शब्द। देखते हैं, वियना संधि 1815 के 2 परिणाम बताइए। तो इसमें एक परिणाम तो ये हुआ कि नेपोलियन से पूर्व की जो व्यवस्था थी उसको लागू करना। तो नेपोलियन जो था, नेपोलियन से पूर्व की व्यवस्था को लागू करना, कि नेपोलियन ने जो जो परिवर्तन किए थे उसको उन्होंने अंडू कर दिया, मिटा दिया, व्यवस्था लागू करना। एक तो ये इसका परिणाम था। दूसरा आप कह सकते हैं कि फ्रांस में वो बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना कर दी गई, और फ्रांस को रोकने के लिए उसकी सीमाओं पर नए राज्य बनाए गए। तो ये मैं बोल देता हूँ, लिखने में बहुत टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग के बारे में आप क्या जानते हैं। तो रेशम मार्ग जो था वो यूरोप से जो उत्तर पूर्व एशिया तक जाने का एक रास्ता था, जो समुद्र से भी होकर जा सकता था और ज़मीन से होकर भी जाता था। तो एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला एक प्राचीन व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्ग, उसको क्या बोलते हैं, रेशम मार्ग बोलते हैं। और इसमें क्या है, कपड़ों और अन्य ज़रूरत के सामान का क्या होता था, निर्यात होता था या व्यापार होता था। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आजकल जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप 2-3 बातें लिख सकते हैं कि अगर जो भी आजकल हम देखते हैं, मोटरसाइकिल जो ज़्यादातर हैं, गाड़ियां हैं और बड़े बड़े ट्रक हैं, वो सारे के सारे किससे चलते हैं, तेल संसाधन से। तो वो अगर ख़त्म हो जाते हैं तो क्या होगा कि मानव की जीवन शैली पर यह प्रभाव पड़ेगा कि उसको या तो मानव श्रम पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा या पशु बल पर ज़्यादा निर्भरता बढ़ जाएगी मानव की। तो एक तो बात यह है कि मानव को अपने दैनिक कार्यों के संचालन के लिए पशु बल या मानव श्रम पर निर्भरता बढ़ जाएगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, मशीनों के बजाय मानव को अपने हाथ से कार्य करने पड़ेंगे।
तो ये 2-3 कारण हैं जो इससे होंगे। शैली में परिवर्तन होगा, यानी मानव को खुद ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहाँ यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। तो इसमें आप एक नाम अगर लिखेंगे तो गेहूँ, गेहूँ में आप लिख सकते हैं जैसे राजस्थान, सबसे मुख्य आप लिखेंगे तो फिर पंजाब कर लो, क्या पंजाब। उत्तर प्रदेश कर लो, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश। और फिर आप इसमें कर सकते हैं, और उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, हरियाणा कर सकते हैं, क्या हरियाणा। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप चावल करते हैं तो चावल में आपका पंजाब हरियाणा आ जाएगा, उसके बाद में वेस्ट बंगाल, बिहार और ये क्षेत्र भी आ जाएंगे। तो ऐसे आपको, अगर आपका तो ये ठीक है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, 2 कारण बताइए। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर, लोकतंत्र की आत्मा अक्षुण्ण रखने के लिए। लोकतंत्र की आत्मा अक्षुण्ण रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए सत्ता की साझेदारी की जाती है। दूसरा आप कह सकते हैं कि समाज में संतुलन और न्याय की स्थापना कर टकराव को क्या करती है, ये रोकती है, इसलिए ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। तो इसमें आप 1 नंबर पे तो लिख सकते हैं कि हमारी संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग, ये भारत को क्या बनाता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है। नंबर 2, इसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होना, राज्य/राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, यानी हमारा जो सरकार है वो किसी भी धर्म को अपना धर्म नहीं मानती, सबको बराबर मानती है, कोई धर्म नहीं है, यानी सबके लिए समान है। और जो हमें कानून के समक्ष समानता है कि कानून के समक्ष सारे भारत के नागरिक समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से जुड़े हो। तो कानून के समक्ष समानता, तो ये भी एक हमारे संविधान में दिया गया, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की रणनीति बताइए। तो रणनीति यही है कि इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार प्रदान किया गया। अगर रोजगार नहीं दे पाती है सरकार तो उनको उसकी एवज में अलाउंस दिया जाएगा, यानी पैसा दिया जाएगा। दूसरा इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर कीजिए। तो खुली बेरोजगारी तो सामने दिखती है, प्रच्छन्न मतलब छुपी हुई बेरोजगारी है। तो खुली बेरोजगारी मुख्यतः जो पढ़े लिखे लोग हैं, शहरी लोग हैं, उनमें पाई जाती है। उनको काम नहीं मिलता है, जो स्किल्ड है यानी काम करने में कुशल है लेकिन उनको काम नहीं मिलता है। जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है, यानी जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यह मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें आदमी काम पर लगा हुआ दिखता तो है लेकिन उत्पादन में उसका योगदान कम होता है। तो यह मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हो गया उत्तर। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो उत्तर है, विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषा लिख लीजिए आप। विभिन्न देशों के बीच अंतर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या है, एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। क्या है, वैश्वीकरण है। अगला क्वेश्चन,
पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाएं जो आपने अपने आसपास देखे हों। तो जनरल क्वेश्चन है कि हम आसपास में क्या कमी देख रहे हैं, आजकल जो परिवर्तन हो रहा है पर्यावरण में, तो हम क्या देखते हैं। एक नंबर पे आप लिख सकते हैं कि भाई हरियाली पहले ज़्यादा थी गांव में या हमारे क्षेत्र में हरियाली ज़्यादा थी, जो अब क्या हो गई है, हरियाली का खत्म होना, की हरियाली कम हो गई है, पेड़ काटे गए हैं, वहाँ पर बिल्डिंग बन गई है, तो हरियाली खत्म होना। एक तो ये आप लिख सकते हैं। दूसरे में आप लिख सकते हैं कि आसपास कोई तालाब होगा तो आसपास के तालाबों का गंदा होना, वहाँ पर शहर का नालियों से गंदा पानी आ जाता है, तो आसपास के जो तालाब है या जल स्रोत है वो गंदे होना, तालाबों का गंदा या क्या हो जाना, दूषित हो जाना। क्या हो गए वो, दूषित हो जाना। तो ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अब देखते हैं सेक्शन सी। इसमें हमने देखा था कि 4 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, और टोटल जो इसका वेटेज होगा वो होगा 12 अंक। शब्द सीमा 100 शब्द रहेगी, और इसकी जो अच्छी बात ये है कि जो इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको अथवा में भी मिलेंगे, यानी 2-2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको एक करना है। लेकिन अथवा में अगर ये क्वेश्चन है तो इसके दोनों में से 14 के अथवा वाला ही करना है, ये नहीं कि हम 2 अथवा वाले कर लिए और ये 14 पूरा ही छोड़ दिया, नहीं। क्वेश्चन नंबर के एक क्वेश्चन को आपको करना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को कैसे बर्बाद किया, समझाइए। तो इसमें आपको 100 शब्दों में लिखना है, पूरी आप कहानी के तौर पे इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के उत्तर देने के लिए आप पॉइंट जरूर बनाएं कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में आप लिख देंगे कि भारतीय सूती वस्त्रों का निर्यात बंद हो जाना, क्योंकि भारतीय सूती वस्त्र महंगे लगने लगे लोगों को, क्योंकि जो ब्रिटेन में बने, जो फैक्ट्री के बने कपड़े थे वो भारतीय बाज़ार में आ गए, जिसके कारण इनका क्या हो गया कि वस्त्रों का निर्यात बंद हो गया, क्योंकि अनेक कारण थे। उनको जो बुनकर थे उनको कच्चा माल नहीं मिल रहा था, कच्चे माल पर ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया, अपना नियंत्रण कर लिया, और कीमतें भी कच्चे माल की बढ़ गई थी। तो अनेक कारण थे। दूसरा नंबर आप कह सकते हैं कि कच्चे माल की अनुपलब्धता, कि जो भारतीय बुनकर थे उनको कच्चा माल नहीं मिल रहा था, या फिर महंगा हो जाना। भारत में अंग्रेजी वस्त्रों का सस्ता होने से बिक्री का नहीं होना, तो अंग्रेजी वस्त्र जो भारत में आ गए तो बुनकरों के कपड़े भारत में भी बिकने बंद हो गए। तो ये अनेक कारण थे। ऐसे आप पॉइंट बना कर उनके उत्तर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुए आविष्कारों पर एक लेख लिखिए। तो आपको 1 नंबर पे आप जैसे लिख सकते हैं भाप इंजन। तो भाप इंजन का आविष्कार कैसे हुआ, जैसे न्यू कॉमन ने बनाया, उसके बाद जेम्स वाट ने उसका पेटेंट किया, परिष्करण किया, और जो बोल्टन है इसने इसको उत्पादन शुरू किया। तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं कि भाप इंजन। नंबर 2 पर आप लिख सकते हैं कि एक आई थी स्पिनिंग जेनी, क्या नाम था, स्पिनिंग, हारग्रीव्स ने इसको बनाया था, स्पिनिंग जेनी। इससे क्या है, धागे काटे जाते थे, स्पिनिंग जेनी। इसका आविष्कार किसने किया, हारग्रीव्स। तो ये चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। नंबर 3 में आप लिख सकते हैं कि रेल का विकास। नंबर 4 पे आप कर सकते हैं कि और जो आविष्कार हैं जैसे कारखानों की स्थापना, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। पॉइंट बना करके ज़रूर लिखना ताकि आपको नंबर ज़्यादा मिले। अगला क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के तरीकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें एक जो आधा जल संग्रहण के तरीकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, 1.5 नंबर यानी 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो राजस्थान में जल संरक्षण की 2-3 विधियों का हमारे जो कोर्स में जिक्र हुआ है। एक तो उसका विस्तार से आप लिख सकते हैं, पॉइंट बना के लिखना चाहिए। टांका, जिसको कि आप कह सकते हैं भूमिगत क्या है, टैंक। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि तो एक तो आपका क्या है, फलोदी और बाड़मेर। क्या है, फलोदी और बाड़मेर। इनमें क्या है कि राजस्थान के इन क्षेत्रों में जो वर्षा जल है उसको, छत के वर्षा जल को जो ज़मीन के अंदर बने टैंक्स में डाल दिया जाता है और उस पानी को बाद में प्रयोग किया जाता है। इस पानी को पालर पानी कहते हैं। इस प्रकार से आप इसका विस्तार कर सकते हैं। 2 नंबर पे आप लिख सकते हैं कि खादीन जो
है, इसके द्वारा जल संरक्षण जैसलमेर में किया जाता है, जैसलमेर। उसके बाद नंबर 3 आप लिख सकते हैं जोहड़, कि जोहड़ भी जल संरक्षण की राजस्थान में एक विधि है जिसमें वर्षा जल को संरक्षित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर, और उसमें आप जल जीवन मिशन पे लिख सकते हैं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जिसमें बांस के माध्यम से पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बूंद बूंद पानी से कम पानी में सिंचाई की जाती है, तो वो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में संघीय व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। तो भारत में संघवाद को समझाने के लिए हम पॉइंट्स में इन चीज़ों को लिख सकते हैं कि संघवाद, पहले तो संघवाद को परिभाषित कर दीजिए, ऐसी चीज़ों में पहले उसकी परिभाषा लिखिए कि संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का विभाजन एक केंद्रीय प्राधिकरण तथा विभिन्न इकाइयों के मध्य होता है। आप परिभाषा को पुनः सुन सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके बैक जा करके। बाद में आता है कि संघवाद क्या है, संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताइए। तो इसमें देखो आपको विशेषताएं लिख सकते हैं। नंबर 1 पर सरकार के 2 स्तर क्या होते हैं, सरकार के 2 स्तर यानी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, ऐसा संघवाद में होता है। फिर बाद में शक्तियों का विभाजन होता है कि जो सरकारें हैं, केंद्र और राज्य सरकारें, उनमें शक्तियों का विभाजन भी होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि विभिन्न सूचियां जो हमने पीछे पढ़ी थी, 3 सूचियां, कौन सी, संघीय सूची, संघीय सूची, राज्य सूची और फिर समवर्ती सूची, ऐसे आप कर सकते हैं। फिर आप 3 नंबर में कर सकते हैं कि संघवाद में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, यह वस्तु विनिमय के दोषों को दूर करती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि समझाना है कि कैसे। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि कैसे दूर करती है, ये आपको बताना है। तो व्याख्या करते हैं, तो बड़े बड़े सौदे सरल हो गए इसके माध्यम से। दूसरी बात, मुद्रा जो करेंसी नोट सिक्के आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाए जा सकते हैं। तीसरी बात, हमें वस्तुओं को लंबी दूरी तक ले जाने की आवश्यकता नहीं, हम अपनी वस्तुओं को बेचकर उसको मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं और उस मुद्रा के माध्यम से हम जो भी इच्छित वस्तु है उसको खरीद सकते हैं। इस प्रकार इसने क्या किया है, वस्तु विनिमय के दोषों को दूर किया है। हमें वस्तु के बदले वस्तु जो है उसके लिए हमें क्या ढूंढना पड़ता है कि जिसको जो वस्तु हम बेच रहे हैं उसका खरीदार कौन है और जो वस्तु हमें चाहिए उसको बेचने वाला कौन है। तो ये ढूंढने की आवश्यकता इस मुद्रा के कारण नहीं रहती है। तो ये इसके व्याख्या में हम लिख सकते हैं। ऋण के औपचारिक या अनौपचारिक स्रोतों की विवेचना कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लिख सकते हैं कि औपचारिक स्रोत ऐसे और अनौपचारिक स्रोत, टेबल बना के करेंगे तो आपको अंक है वो ज़्यादा मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। तो औपचारिक स्रोत में आप कर सकते हैं कि बैंक हो गया, क्या है, बैंक हो गया, सहकारी समितियां होगी, क्या होगी, सहकारी समितियां होगी, ये सारी चीज़ें। इसमें आप कह सकते हैं कि ऋण की जो दर है, इसमें ऋण की दर या ब्याज दर है वो कम रहती है। अनौपचारिक स्रोतों में आप कह सकते हैं साहूकार, कौन है, साहूकार, महाजन, बनिया। उसके बाद में आप कह सकते हैं कि मकान मालिक, मित्र, रिश्तेदार, ये सारे अनौपचारिक स्रोत हैं। इसमें क्या होता है, जो ब्याज की दर होती है वो क्या रहती है, ब्याज दर ज़्यादा रहती है, ऊंची रहती है, और इसमें शोषण ज़्यादा होता है, शोषण ज़्यादा होता है। और जो ऋण की शर्तें होती है, ऋण की शर्तें ज़्यादा कठोर होती है, क्या होती है, कठोर होती है। तो इन चीज़ों को आप ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब आ गया अपना सेक्शन डी। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे
जिसमें 2 तो क्वेश्चन ऐसे टाइप यानी निबंधात्मक होंगे जिसमें 250 शब्द में आपको लिखना है और एक क्वेश्चन में मैप होगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन पर विस्तार से बताना है कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने अपने हाथों से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्रीगणेश हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो गतिविधियां थी उसमें था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराब की दुकानों की पिकेटिंग, वन कानूनों का उल्लंघन और सरकार के कानूनों का विनम्रतापूर्वक क्या करना, उल्लंघन करना। तो ये सारे के सारे इसमें थे। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारणों पर एक लेख लिखिए कि राष्ट्रवाद का उदय भारत में कैसे हुआ। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि साहित्य, लोक कथाओं व चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार भारत में हुआ, जिसमें आप उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। उसके बाद में इतिहास की पुनर्व्याख्या कि हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को स्वर्णिम इतिहास बताया गया, उसकी पुनर्व्याख्या की गई। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सबको या फिर जो गुप्त सम्राट थे, सम्राट चंद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त थे, उनका महिमा मंडन किया गया और भारत को एक प्राचीन इतिहास भारत का जो था उसको स्वर्णिम और भारत को एक धनी राष्ट्र के रूप में दिखाया गया था। दूसरी बात, आगे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की भूमिका या ऐसा ही ये है दूसरा, राजनीतिक दल के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो इसके जो आप देखेंगे तो दोनों के आप जैसे पॉइंट बना के उत्तर दे सकते हैं कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ना, एक क्या है, चुनाव में भाग लेना या चुनाव लड़ना, तो चुनावी राजनीति में वो भाग लेते हैं। दूसरा उसका क्या होता है, अगर कोई बाद में सरकार का गठन करना, जो जीत जाता है चुनाव में वो क्या करता है, सरकार का गठन करता है। सरकार का गठन हो गया तो फिर वो क्या करते हैं, नीतियों का निर्माण करता है। क्या, कानून तथा नीतियों का निर्माण, कानून तथा नीतियों का निर्माण भी राजनीतिक दल सरकार के माध्यम से करते हैं, नीतियों का निर्माण। और आगे फिर आप लिख सकते हैं नंबर 4 में कि जो विरोधी है, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था है, एक जीत गया तो दूसरा हारा भी है, तो वो क्या है, विरोधी या विपक्ष की भूमिका निभाता है। विरोधी दल विपक्ष की भूमिका निभाता है और सरकार को वो चेक करता है, उस पर नियंत्रण बनाए रखता है। विरोधी दल विपक्ष की भूमिका में रहता है, विपक्ष की भूमिका निभाता है। और उसके बाद में आप कह सकते हैं कि सरकार जो है वो सरकार की नीतियों तथा कल्याणकारी कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन जो है वो है कि प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। तो इसमें जैसे अथवा में भी है, तो पहला है देखो, भारत निम्नलिखित तेल क्षेत्रों को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित कीजिए। अब देखो मुंबई हाई, इसका मैप का एक अलग से आपको वीडियो बना देंगे जिसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट अपने ज्योग्राफी और इसमें जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें भी जो मुख्य जो मैप पे आ सकते हैं वो चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे हमारे अभ्यारण्य, नेशनल पार्क हैं, उनको भी मैप में पूछा जा सकता है। इसमें जैसे तेल क्षेत्रों को पूछा गया, मुंबई हाई, ये जो पहले तो हमें मुंबई हाई को ढूंढने के लिए महाराष्ट्र को लोकेट करना है और महाराष्ट्र के मुंबई से समुद्र की तरफ आपको समुद्र में मुंबई हाई को दिखाना है, क्योंकि ये ऑफ शोर यानी समुद्र में एक तेल क्षेत्र है। अंकलेश्वर ये गुजरात में, तो ये हो गया महाराष्ट्र में। तो आप मैप में राज्यों को पक्का देख लें। और अंकलेश्वर जो है ये है गुजरात में, खंबात की खाड़ी में है। डिगबोई जो है ये असम में है, तो आपको असम पता है तो आप असम में कहीं भी डॉट लगाएंगे तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। बसीन ये भी आपका गुजरात में ऑफ शोर है, यानी समुद्र में दिखाना है इसको। ये भी गुजरात के तटीय समुद्र में है। किसमें? समुद्र में ये जगह है। अब बात करते हैं अगला जो है इसमें, निम्नलिखित लौह अयस्क निर्यातक पतनों को भारत के रेखा चित्र मानचित्र पर दिखाइए। तो हमारे पतन भी है जो कि पश्चिमी जो
घाट है उसके ऊपर है और पूर्वी घाट दोनों पर है, तो उस पर हमें पत्तनों का पता होना चाहिए। तो मार्म गोवा हमें पता है पश्चिमी घाट पर है और गोवा में ही है, तो गोवा जो महाराष्ट्र खत्म होता है और कर्नाटक शुरू होता है उनके बीच में गोवा है, तो वहाँ पर हमें गोवा में इसको दिखाना है। मंगलुरु ये कर्नाटक में है और समुद्र पश्चिमी तट पर है, समुद्र के किनारे पर ये है कर्नाटक, तो कर्नाटक इसमें है। पारादीप ये है उड़ीसा में, किसमें, ये ओडिशा में है। कौन सा, पारादीप। विशाखापत्तनम ये जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में आएगा, किसमें, आंध्र प्रदेश में आपका आ जाएगा विशाखापत्तनम। तो ये था आपका पेपर सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर अपने बोर्ड एग्जाम से पहले हम कई और मॉडल पेपर बनाऊंगा मैं खुद, उनको हम सॉल्व करेंगे और उत्तर लिखना भी सीखेंगे कि हमें उत्तर कैसे लिखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।